ये एक ऐसी दुनिया है जहां विजार्ड्स को इंसानियत का एपेक्स माना जाता है, वो जो सबसे ऊंची हायरार्की से इंसानों पर रूल करते हैं। लेकिन नॉर्मल दुनिया के उलट, जहां विजार्ड्स स्क्विशी मैजिक कास्टर्स होते हैं जो अपनी स्पेल बुक्स के पीछे छुपे रहते हैं, इस दुनिया के विजार्ड्स फुल ब्लडेड वॉरियर, नोबल्स और नाइट्स हैं जो सिर्फ एक स्पेल से पूरा शहर उड़ा सकते हैं। भले ही दोनों क्लासेस के पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन इनमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। नोबल्स उन लोगों के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं जो पुराने टाइम में इंसानों को बचाने धरती पर उतरे थे, या सिंपल टर्म्स में कहें तो इनब्रेड रॉयल फ्रीक्स, जिन्हें फ्रेंड्स भी कहा जाता है। जबकि नाइट्स उन नोबल्स के डिसेंडेंट्स हैं जिनका खून जनरेशन से डाइल्यूट होकर कॉमन इंसानों के साथ मिक्स हो गया। अब ये फ्रीकास थे क्या, और इस प्लैनेट पर आए क्यों? वो ह्यूमैनिटी को बीहेमॉथ से बचाने आए थे। बीमॉथ्स यानी मैसिव मॉन्स्टरस क्रिएचर्स, जिनके पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ और स्पीड है, इतनी कि वो अकेले पूरी आर्मी को चीर सकते हैं। और इन मॉन्स्टर्स को रोकने वाले सिर्फ विजार्ड्स हैं, क्योंकि इस एरा के कन्वेंशनल वेपन्स उनकी बॉडी पर स्क्रैच भी नहीं छोड़ सकते। और उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक अभी एल्डेनमोर नाम के गांव के पास स्पॉट हुआ है, जहां विलेज चीफ, एक वेदर्ड ओल्ड मैन जिसे लोकल्स ग्रैंडपा रोबस बुलाते थे, वो विलेजर्स को वार्न कर रहा था कि जंगल से दूर रहें और रात में अपने दरवाजेस्टर लॉक रखें, क्योंकि बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि उनका गांव उस मॉन्स्टर से अटैक हो जाए। जहां तक इस थ्रेट से डील करने के प्लान की बात है, उसने सबको अश्योर किया कि उसने पहले ही किंगडम की विजार्ड गिल्ड को कांटेक्ट कर लिया है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि एक पावरफुल विजार्ड किसी भी दिन उनके गांव पहुंचेगा उस मॉन्स्टर को खत्म करने। ये तो ठीक है, लेकिन विलेजर्स को एक और चीज खटक रही थी। एक शेफर्ड जो पहाड़ी पर अकेला रहता था, जिसका नाम ट्रॉन था। स्टोरी कट होती है एक लड़के पर जो घास पर लेटा है और उसके चारों तरफ उसकी भेड़ें चल रही है। और यही है हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट, जो एक ही बोरिंग चीज बार बार करते करते पक चुका है। करने को कुछ और है नहीं, और बात करने के लिए आसपास कोई है नहीं। उसे डर था कि कहीं वो बोलना ही न भूल जाए। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रहा था। साउंड की तरफ मुड़ा तो वही ओल्ड मैन था जो बच्चे को डेंजर के बारे में वार्न करने आया था। लेकिन उसके टोन से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। पता चला इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। कुछ साल पहले कुछ गड़बड़ हुआ था। जब ट्यूर की मां अचानक बीमारी से गुजर गई, तो इस बूढ़े ने फायदा उठाने की कोशिश की कि वो तब बस एक बच्चा था, और उसकी आधी इनहेरिटेंस और सारी भेड़ें हड़पने की कोशिश की। और उसी वजह से बच्चा इस ग्रीडी बास्टर्ड को कभी माफ नहीं कर पाया, जो विलेजर्स के सामने अपनी मीठी जुबान यूज करके खुद को सेंट दिखाता है, क्योंकि सिर्फ वो जानता था कि वो असल में कितना सड़ा हुआ है। उसके बारे में ये सारी नेस्टी बातें सुनकर ओल्ड मैन का फ्यूज उड़ गया, और वो कुछ हाफ बैग्ड एक्सक्यूज देकर पलटवार करने लगा। लेकिन ट्रॉन ने उस बूढ़े को बस एक घूर के देखा, उसे चुप रहने को कहा और पूछा कि उसका टाइम वेस्ट करने क्यों आया है। हाँ, वो घूर इतनी थी कि बूढ़ा खुद ही सहम गया। तो वो सीधे पॉइंट पर आया और बच्चे को बताया कि एक मॉन्स्टर यहां से ज्यादा दूर नहीं स्पॉट हुआ है, और उसे केयरफुल रहने को कहा। लेकिन हमारे लड़के को ऐसी चीजों की कोई परवाह नहीं। तो उसने बूढ़े को कहा कि अगर बस यही कहने आया था तो निकल ले, जिससे बूढ़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस चीज के लिए सबसे आसान टारगेट है, इन सारी भेड़ों की वजह से, और क्योंकि वो अकेला रहता है। लेकिन वो जल्दी ही इंटरेस्ट खो बैठा और उसे कहा कि जब तक ये पूरा मिस डील नहीं हो जाता, केयरफुल रहे, क्योंकि एक विजार्ड जल्द ही उस क्रिएचर को एक्सटर्मिनेट करने विजिट करने वाला है। और जाने से ठीक पहले बूढ़े ने बच्चे को कहा कि वो यहां सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। लेकिन हमारा लड़का एक सेकंड के लिए भी नहीं माना और पूछा कि क्या वो श्योर है कि रियल रीजन ये नहीं कि उसे इन सारी भेड़ों की चिंता है।
आखिर उसे कुछ हो गया तो इन भेड़ों को अपने नाम करने के रास्ते में कोई नहीं बचेगा। हाँ, ना, बूढ़े को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन हमारे लड़के ने कैजुअली उसे निकल लेने को कहा। वजह ये कि उसकी सांस इतनी बदबूदार है कि उसकी नाक सड़ जाएगी। और कुछ कहने को नहीं बचा, तो बूढ़ा बस मुड़कर चल दिया। कट्टू कुछ घंटे बाद हमारा हीरो अपने फार्म वापस जा रहा था। बूढ़े की बातें याद कर रहा था, उस विजार्ड के बारे में जो जल्दी ही आने वाला था। और वो सोच रहा था कि जब वो आए तो क्या उसे उससे मिलना चाहिए, क्योंकि पता चला वो खुद विजार्ड्स का बहुत बड़ा फैन है। सब उसकी मां से सुनी उनकी पावर्स की कहानियों की वजह से, तो वो हमेशा से एक से पर्सन में मिलना चाहता था। तभी जब वो यही सोच रहा था, उसकी नाक में अचानक किसी मेटेलिक चीज की स्मेल आई। और वो स्मेल जो भी थी, बच्चे को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो ताजे खून की गंध थी। स्टोरी कट होती है जंगल पर, जहां हमारा लड़का धीरे धीरे उस खून की स्मेल को फॉलो कर रहा था, देखने की वो कहां ले जाती है। तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड सीन दिखा। पता चला वो वही बूढ़ा था, या कम से कम जो उसमें से बचा था, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान के उलट, जो उस सीन पर कम से कम डर जाता। ट्रॉन उसकी बॉडी को एनालाइज करने लगा, और जो वो समझ पाया, ये किसी आम जंगली जानवर का काम नहीं था, क्योंकि वो स्लैश मार्क्स किसी बहुत बड़ी चीज ने बनाए थे। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी। जिसने उस आदमी के साथ ये किया वो एक मॉन्स्टर था। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस फील हुई, और पलटकर उसने देखा, डार्क जंगल से एक मैसिव पंजा निकल रहा था। और जब वो चीज आखिरकार बाहर आई और खुद को दिखाया, तो हमारा लड़का एक जायंट पैंथर के सामने खड़ा था, जिसकी पूरी बॉडी पर डार्क स्मोक और बिजली कड़क रही थी। स्टोरी कट बैक होती है गांव पर, जहां एक बच्चा अपने बाप से इन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो चीजें सच में उतनी पावरफुल है जितना कहते हैं। जवाब था हाँ, इतनी कि सबसे स्ट्रांग इंसान भी उनके सामने चांस नहीं ले सकता। लेकिन उसने बच्चे को अश्योर किया कि डरे नहीं, क्योंकि उनके पास विजार्ड्स है, जो उनके जैसे नॉर्मल लोगों को इन मॉन्स्टर से सेफ रखते हैं। उसने बच्चे को बताया, ये ग्रेट बीइंग्स मैजिक की पावर के साथ पैदा होते हैं, और एक सिंगल वर्ड से मॉन्स्टर को मार सकते हैं। वापस हमारे लड़के पर, जो भागने की कोशिश करने के बजाय उस ओवरग्रोन किटी को एम्यूजमेंट से घूर रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने अपने मुंह से डाइट वर्ड निकाला, और अचानक कुछ हुआ। जैसे ही वो वर्ड उसके होंठों से निकला, जायंट कैट किसी वजह से अचानक पीछे कूद गई। और वो वजह सिंपल है, हमारा लड़का एक्चुअली एक मेज है, और वो भी एब्सर्डली पावरफुल। लेकिन ये बात सिर्फ वो जानता है। लेकिन इस बार वो सिंगल वर्ड उस चीज को चंक्स में उड़ाने के लिए काफी नहीं था, तो ये उसके लिए कुछ नया था। जहां तक क्रिएचर की बात है, उसने चांस यूज करके बच्चे पर फिर से झपटा, लेकिन फिर से हमारे हीरो ने बस स्टॉप चिल्लाया, और जायंट मॉन्स्टर तुरंत रास्ते से हटकर उसके पीछे अपीयर हो गया। अब तक ट्रान बस एनो हो रहा था, क्योंकि दोनों बार वो अपने वर्ड मैजिक से उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाया। जहां तक उस चीज की बात है, वो फिर से कूदा और बच्चे को पेस्ट बनाने के लिए अपना मैसिव पंजा घुमाया। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए हमारा लड़का दिखने से कहीं ज्यादा फास्ट था, और वो टाइम पर रास्ते से कूद गया। और चूंकि अब क्लियर था कि सिंपल वर्ड्स इस क्रिएचर को गिराने के लिए काफी नहीं होंगे, उसने थोड़ा सीरियस होने का डिसाइड किया। तो उसने एक पत्थर उठाया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकाला, और वो कुछ एक स्लिंग थी, जिसे वो पत्थर को प्रोजेक्टाइल बनाकर उस क्रिएचर का सिर फोड़ने के लिए यूज करने वाला था। जहां तक मॉन्स्टर की बात है, बच्चे का प्लान समझकर वो उस पर कूद पड़ा। लेकिन तब तक हमारा लड़का ऑलरेडी पोजीशन में था, और अपने वर्ड मैजिक से उसने पत्थर को और हार्ड कर दिया। उसके बाद उसने एक और कमांड पेयर की, उसे फास्टर बनाने के लिए।
और फाइनली एक लास्ट कमांड, उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो मॉन्स्टर की बॉडी को पियर्स कर दे। और उसने वो चीज घुमाई और बूम, वो छोटा सा पत्थर कैन शॉट बनकर सीधे मॉन्स्टर के सिर की तरफ उड़ गया। नेक्स्ट पैनल, म्यूजिक, और वो क्रिएचर दर्द से दहाड़ रहा था, क्योंकि वो चीज उसके आर पार बुलेट की तरह निकल गई थी। लेकिन नहीं, वो सच में आर पार नहीं गई। क्रिएचर ने लास्ट सेकंड में अपना सिर हटा लिया था, और उस क्विक थिंकिंग की वजह से उसने अपनी खोपड़ी बचा ली। और अब जब हमारा लड़का ऑप्शन से बाहर था, तो उस चीज ने टाइम वेस्ट किए बिना एक बार फिर उस पर झपटा, फाइनली ये बैटल खत्म करने। लेकिन जो वो नहीं जानता था, वो ये कि हमारा हीरो अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सब उसका प्लान था शुरू से। असली वेपन तो पूरे टाइम क्रिएचर के सिर के ठीक ऊपर बैठा था, और जैसे ही वो बेवकूफ चीज रेंज में आई, बूम, वो चीज नीचे क्रैश हुई, सीधे उसकी खोपड़ी के आर पार। रिजल्ट में उसका दिमाग हर जगह बिखर गया, और उतनी ही जल्दी पूरी जगह साइलेंट हो गई जब क्रिएचर की लाइफलेस बॉडी बच्चे के सामने गिरी। स्टोरी कट होती है 8 साल पीछे, जब हमारा लड़का बस एक बच्चा था। 10 साल की उम्र में उसकी पावर्स अचानक अवेकन हुई, और उसे रियलाइज हुआ कि वो ऐसी चीजें कर सकता है जो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। तब वो इतना खुश था कि उसने डिसाइड किया कि आज जो सीखा वो अपनी मां को दिखाएगा। लेकिन उसकी मां का रिएक्शन वैसा नहीं था जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपनी मां को उस पर गुस्सा होते देखा। लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए उसने बच्चे को अपने पीछे आने को कहा, क्योंकि टाइम आ गया था कि वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताए। लेकिन उससे पहले उसका बस एक सवाल था। तो उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ रहना चाहता है, और बच्चे ने हाँ कहा, जिस पर उस औरत ने उससे कसम ली कि वो अपनी पावर किसी के सामने कभी यूज नहीं करेगा। और जब बच्चे ने वजह पूछी, तो उसने उसे नोबल्स और नाइट्स की पुरानी कहानी याद दिलाई। और बच्चे के सरप्राइज के लिए उसने रिवील किया कि उसका पिता एक नाइट था, और जो पावर्स वो यूज कर रहा था वो उसे इनहेरिट हुई थी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से बाहर बहुत से इविल नोबल्स हैं जो नाइट्स को अपना गुलाम समझते हैं, और वो नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वो कितना स्पेशल है। कट बैक टू प्रेजेंट, और हमारा लड़का वो टाइम याद कर रहा था। खुद से सोच रहा था कि कैसे उसने इतने सालों तक वो प्रॉमिस निभाया है, और वो इसे ऐसे ही निभाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जब वो यही सोच रहा था, उसने दरवाजे पर धमाधम सुनी। तो वो चेक करने गया कि कौन है, और देखा एक अगली लुकिंग आदमी उसे किसी वजह से घूर रहा था। किसी भी ड्रामे के लिए बहुत सुबह थी। तो बच्चे ने विजिट का रीजन पूछा। पता चला ये लोग उसे पीट पीट कर लुगदी बनाने आए थे, और ट्रायल के लिए घसीट कर ले जाने। और तुम सोच रहे होगे कि पूरे गांव को उस मॉन्स्टर से बचाने के बाद वो किस तरह के ट्रायल का सामना कर रहा था। वेल, सुनो, ये लोग बच्चे पर उस बूढ़े को मारने का इल्जाम लगा रहे थे। हाँ, हमारे लड़के को हंच था कि ये आने वाला है, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। इसके बजाय उसने उन कायरों के झुंड को बुलाया जो अपनी शर्म छुपाने के लिए उसे फंसा रहे थे। और जब आदमियों ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो बच्चे ने उन्हें बताया कि वो बूढ़े की मौत का इल्जाम उस पर डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें सच मानने में शर्म आ रही थी कि टाउन के स्ट्रांग जवान आदमियों के बजाय एक बूढ़ा गांव से बाहर निकला, एक अकेले शेफर्ड लड़के को मॉन्स्टर के बारे में वार्न करने, क्योंकि टाउन के आदमी जंगल में कदम रखने के लिए बहुत कायर थे, और वो ये बात किसी को एडमिट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहानी बनाई कि एक इंसान ने बूढ़े को मारा, कोई मॉन्स्टर नहीं। हाँ, एग्जैक्टली यही केस था। तो उस अगली बास्टर्ड ने उसके दांत तोड़ने के लिए मुट्ठी भींची, लेकिन हमारा लड़का बस पीछे झुका और ऐसे स्लिप हो गया जैसे उसके लिए
ये बच्चों का खेल हो। और मोमेंटम यूज करके उसने उस फूल की नाक पर हेडबट मारा और इम्पैक्ट से उसका चेहरा लिटरली अंदर धंस गया। अपने दोस्त को जमीन पर चीखते देखकर बाकी सब चार्ज करने लगे। भागने की कोशिश करने के बजाय ट्रॉन ने फॉल ओवर विस्पर किया और सामने वाला फूल अचानक मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। लेकिन चूंकि वो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक मेज है, तो उसने डिसाइड किया कि मैजिक पर ज्यादा रिलाई नहीं करेगा। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियां और अपने बाप से इनहेरिट की हुई ब्रूट स्ट्रेंथ यूज की और लकड़ी की स्टिक सीधे उस आदमी के सिर पर बजा दी। लेकिन चूंकि वो अभी उस आदमी से फ्री नहीं हुआ था, उसने उसे घुमाया और उसे अपना मीट शील्ड बनाकर उसके ही दोस्तों के कई और वार ब्लॉक कर दिए। इससे उसे वो ओपनिंग मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, अपने खुद के मुट्ठी यूज करने के लिए। तो उसने मुट्ठी भींची और अगली चीज जो सबने देखी वो थी लकड़ी की स्टिक्स हर जगह उड़ रही थी। कट टू 1-2 मिनट और बच्चा दिन के अच्छे वार्म अप के बाद अपने हाथ झाड़ रहा था। तभी उसने कुछ औरतों को साइड में खड़े देखा। तो उसने पूछा कि क्या वो भी लड़ने आई है। वेल, पता चला वो आई तो थी, लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने उन हाउसवाइफ्स को कहा कि अपना कचरा उठाएं और उसके पहाड़ से निकल लें। कुछ देर बाद वो अपने रूम में वापस जाते दिखा, शावर लेने, क्योंकि उस वर्कआउट के बाद वो पूरा पसीने से लथपथ था। और ऐसा करते हुए वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये लोग मार्केट में ट्रेड करने जब वो नीचे जाएगा तो उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो चिंतित था। वो हमेशा उन्हें थोड़ा सेंस पीट कर सही डील ले सकता था। तभी उसने फिर से दरवाजे पर नॉक सुनी। गुस्से में उसने दरवाजा खोला, पूछा कि क्या उन्हें अभी तक सबक नहीं मिला। लेकिन इसके बजाय उसने अपने घर के बाहर एक नया चेहरा देखा। उसे वो स्टूपिड फेस बनाते देखकर आदमी ने गलत टाइम पर आने के लिए माफी मांगी और मुड़कर जाने को तैयार हो गया। लेकिन हमारे हीरो ने आदमी को रुकने को कहा और पहले चिल्लाने के लिए माफी मांगी। और जब पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो आदमी ने जवाब दिया कि वो एक ट्रैवलर है जो रात रुकने की जगह ढूंढ रहा था और उसके घर तक पहुंच गया। तभी हमारे हीरो की नजर उसकी तलवार पर पड़ी जो महंगी लग रही थी, और इससे उसे वंडर हुआ कि तलवार वाले ट्रैवलर का इस तरह के रनडाउन टाउन में, मिडल ऑफ नोवेयर में क्या बिजनेस हो सकता है। तो उसने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने आदमी का पेट गरजते सुना। तो कोई और चॉइस न होने पर उसने उसे रात भर अपने यहां रुकने दिया। कुछ देर बाद वो आदमी बच्चे को डिलीशियस मील के लिए थैंक कर रहा था। कह रहा था कि उसे कुछ ढंग का खाए हुए दिन हो गए थे। पता चला वो थोड़ी देर से बात कर रहे थे। तो आदमी को पता चला कि हमारा हीरो इस छोटे टाउन से कभी बाहर नहीं गया। तो उसने वजह पूछी। हमारे लड़के ने उसे पूरी स्टोरी बताई कि वो कैसे अपनी मां के साथ रहता था और सब, और उसके गुजर जाने के बाद उसने उनका फार्म संभाल लिया और भेड़ों की देखभाल करने लगा। तो उसे वो जगह छोड़कर दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिला। इन सब के बीच आदमी ने बच्चे के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया और वो क्यूरियस हो गया। तो उसने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, क्योंकि वो कई जगहों पर गया था और उसे फैक्ट पता था कि छोटे टाउन में रहने वाले बहुत कम लोगों के इतने रिफाइंड मैनर्स होते हैं। लेकिन बच्चे ने उसे बताया कि दोनों गुजर चुके हैं और वो इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। तो आदमी ने उसे प्रेस नहीं किया। खाने के बाद आदमी ने बच्चे को उसकी हॉस्पिटलिटी के लिए एक बार फिर थैंक किया। तब तक हमारा हीरो खुद भी किसी चीज को लेकर क्यूरियस था। तो उसने इस छोटे टाउन में आने की वजह पूछी। वेल, पता चला ये आदमी वही विजार है जिसके बारे में वो बूढ़ा बात कर रहा था, जो उस ब्लैक टाइगर को मारने वाला था। लेकिन पता चला कोई और उस क्रिएचर तक उससे पहले पहुंच गया। ये सब क्लियर होने के बाद आदमी ने पूछा कि क्या वो भी एक सवाल पूछ सकता है, जिस पर हमारे हीरो को कोई दिक्कत नहीं थी।
तो उसने बच्चे को बताया कि वो इस जगह से एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस कर सकता है, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा, और पूछा कि क्या वो उसे इसके बारे में कुछ बता सकता है। लेकिन ये पूरे सेटअप के बारे में एकलौती अजीब चीज नहीं थी, क्योंकि उस मॉन्स्टर के थ्रेट के बारे में जानने के बाद भी बच्चा इस जगह से कभी भागा नहीं। तो उसने वजह पूछी, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर का पहला टारगेट होगा, देखते हुए कि वो मेन टाउन से कितनी दूर रहता है। और यही फैक्ट उसे खटक रहा था, क्योंकि एक शेफर्ड के लिए जो कभी इस टाउन से बाहर नहीं गया, वो अजीब तरह से ब्रेव लग रहा था। और जब वो कह चुका जो उसे कहना था, तो उसने बच्चे से पूछा कि वो सबसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगभग तुरंत ही उसके चेहरे पर वही स्माइल वापस आ गई, और उसने बच्चे से माफी मांगी कि वो उसे छेड़ रहा था। बोला चीयर अप करो, क्योंकि वो बस एक जोक था। हाँ, अच्छा हुआ उसने ये तभी कह दिया, क्योंकि हमारा हीरो सच में इस आदमी को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, डर कर कि कहीं उसका सीक्रेट एक्सपोज न हो गया हो। तो उसने आदमी से मिसअंडरस्टैंड करने के लिए माफी मांगी, कहा कि वो ह्यूमर में अच्छा नहीं है। आदमी ने भी वही कहा और माफी मांगी, क्योंकि वो उसे ऐसे डराना नहीं चाहता था। उस अजीब मोमेंट के बाद उसने हाथ बढ़ाया और खुद को कैरेन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। एक वॉन्डरिंग नाइट। हमारे लड़के ने उसका हाथ मिलाया और आदमी को बताया कि उसका नाम ट्रान है, बस एक शेफर्ड जो इस साल 18 का हो रहा है। कट्टू कुछ घंटे, और दोनों अपनी बातचीत जारी रखे हुए थे। हमारे हीरो ने पॉइंट आउट किया कि वो कैसे भी देखे 75 का नहीं लगता। तो आदमी ने बच्चे को एक्सप्लेन किया कि विजार्ड्स ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले धीरे एज करते हैं, इसीलिए वो बहुत लंबी जिंदगी भी जीते हैं। ये सब हमारे हीरो के लिए बहुत फैसिनेटिंग था, क्योंकि इस दिन से पहले वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिससे वो ऐसे बात कर सके। तो उसने उसकी स्टोरी पूछी कि वो वांडरर कैसे बना। आदमी ने जवाब दिया कि वो अरेबॉन नाम की फैमिली को सर्व करता था और उनकी सर्विस में 70 साल बिताए, लेकिन एंड में वो छोड़कर चला गया, क्योंकि वो अपने बाद के साल सेटल डाउन हुए बिना जगह जगह घूमकर बिताना चाहता था। इसके साथ वो ट्रॉन के साथ चैट करता रहा और सालों में पहली बार ट्यूरॉन सच में एंजॉय कर रहा था, किसी ऐसे की कंपनी में जो उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था या कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं छुपा रहा था। और पता ही नहीं चला कि कब अगला दिन हो गया। तो आदमी उठा और जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि इस जगह पर उसका कुछ अनफिनिश्ड वर्क था जिसे डील करना था। और थैंक यू के तौर पर उसने हमारे हीरो के सामने एक अरेबियन सिल्वर कॉइन रखी, जो उसके हिसाब से सिल्वर कॉइन्स में सबसे प्योर थी, उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और हमारे हीरो ने ग्रेटफुली वो कॉइन एक्सेप्ट की और उसे उसकी जर्नी के लिए गुड लक विश किया। लेकिन आदमी ने बच्चे को बताया कि ये गुड बाय नहीं है, क्योंकि उसने उसकी कंपनी में इतना एंजॉय किया कि वो अपना काम खत्म करके वापस जाते हुए फिर से उससे मिलने का प्लान कर रहा है। कट्टू कुछ घंटे, और अब हम बाहर हैं, भेड़ों से भरे खूबसूरत पास्चर में। तभी हमारा हीरो बाहर निकला और अपने वर्ड मैजिक से उसने सारी भेड़ों को गैदर होने का कमांड दिया और वो सब उसकी तरफ चलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले के उलट वो जेन्युइनली खुश फील कर रहा था, और कैरेन जैसे काइंड और ईमानदार इंसान को देखने के बाद वो सोचने लगा कि क्या वो विजार्ड्स को लेकर गलत था, कि वो इमोशनलेस हंटिंग डॉग्स हैं जिन्हें एरोगेंट नोबल्स यूज करते हैं। फिर भी एक और चीज थी जो उसे खटक रही थी, और वो सोच रहा था कि क्या उसे उस आदमी को बता देना चाहिए था कि हायरेल हिल में अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचे। कट्टू कैजॉन, जो जंगल में मॉन्स्टर के नेस्ट के ट्रेसेस ढूंढता घूम रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिला। हालांकि उसने बैटल के कुछ ट्रेसेस नोटिस किए, लेकिन हवा में मॉन्स्टर की कोई प्रेजेंस नहीं थी। और इसने उसे वंडर कराया कि क्या कोई और विजार्ड उस चीज तक उससे पहले पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो
उसके पास एक पेड़ में धंसा हुआ था और इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह का विजार्ड ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन उसने जल्दी ही इंटरेस्ट खो दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे मायने बस ये रखता है कि मॉन्स्टर चला गया और इस एरिया के लोग सेफ है। तभी जब वो यही सोच रहा था, उसे एक टेरिफाइंग प्रेजेंस अपनी तरफ आती फील हुई। तो वो जल्दी से उस लोकेशन की तरफ मुड़ा और उसे जंगल से एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर का मैसिव पंजा निकलता दिखा। और हाँ, ये एक नास्टी लुकिंग साइट है। ऑल राइट, पता चला इन क्रिएचर्स के बारे में हमारे लड़के ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आधा सिर उड़ जाने के बाद भी वो चीज अभी जिंदा थी। लेकिन कौन के हिसाब से? हाँ, वो चीज जिंदा बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अनडेड थी। या सिंपल वर्ड्स में, वो चीज वो थी जिसे वो रैत कहते थे, और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो किसी मॉन्स्टर के साथ ऐसा कुछ करेगा। जहां तक क्रिएचर की बात है, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और उसे मसल बनाने के लिए अपना पंजा घुमाया। लेकिन कैरेन जल्दी ही होश में आया और पीछे कूद गया। पता चला इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ मार देना काफी नहीं है उनसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान भी दिमाग लगाए तो ये कर सकता है। विजार्ड्स को इन क्रिएचर से डील करने के लिए मेन रीजन ये है कि मॉन्स्टर हारने के बाद सिर्फ एक विजार्ड के पास पावर होती है कि वो डेड मॉन्स्टर की लाश से मना, एब्जॉर्ब या डिस्पर्स कर सके। और वो पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर वो स्टेप स्किप कर दो तो क्रिएचर रैत बन जाता है। और इस स्पेसिफिक मॉन्स्टर के लिए ये क्रिएचर ऐसे लेवल का है कि किसी एक्सपीरियंस विजार्ड के अलावा कोई इसे गिरा ही नहीं सकता। और यही बात उसे खटक रही थी, क्योंकि जो विजार्ड इन चीजों का शिकार करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो ऐसी रूकी मिस्टेक क्यों करेगा और इसे रैत बनने के लिए छोड़ देगा? लेकिन इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था, तो वो उस चीज को खत्म करने के लिए तैयार हो गया, अपने फायरबॉल का यूज करके। और किसी तरह उसने उसे एरो में बदल दिया। और जैसे ही क्रिएचर रेंज में आया, उसने प्रोजेक्टाइल रिलीज कर दी। लेकिन यहां बात यह है, कैरेन वीक है, क्योंकि क्रिएचर ने बस एक दहाड़ मारी और उसका अटैक कुछ नहीं में डिस्पर्स हो गया। और ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ये क्रिएचर उसके सोचे से भी स्ट्रांग था। और वो वंडर कर रहा था कि आखिर किस तरह का विजार्ड इसे तब गिरा पाया जब ये जिंदा था। जैसे ही वो ये सोच रहा था, क्रिएचर अचानक किसी डार्क लिक्विड में बदल गया और गायब हो गया। और नहीं, ये इसलिए नहीं कि वो चीज भागने की कोशिश कर रही थी या कुछ, बल्कि इसलिए कि वो मैजिक को मैजिक से काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ देखते हुए कैरेन नोटिस नहीं कर पाया कि वो चीज उसके खुद के शैडो में छुपी थी। और उस चांस का यूज करके उसने अपना मैसिव पंजा उठाया और आदमी की तरफ घुमाया। उसके कंधे पर एक पावरफुल हिट लैंड करने में कामयाब रहा। लकीली कैरेन बस इतना मूव कर पाया कि अपने वाइटल ऑर्गन्स बचा ले, तो वो काफी हद तक अनहार्म था। लेकिन उसके लेफ्ट आर्म के बारे में वही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो चीज पूरी तरह खत्म थी। और इसे और बुरा बनाने के लिए उसकी फटीग उसे पकड़ रही थी। और वो जानता था कि उसे इसे जल्दी खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। जहां तक क्रिएचर की बात है, मैं ये भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज पहले से भी ज्यादा हिडियस थी। रियलाइज करते हुए कि ये उसका एंड हो सकता है, किरोन ने अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसाइड किया, जो था उस हिडियस दिखने वाली चीज के साथ खुद को उड़ा देना। तो उसने अपना सारा मना अपनी हथेली में कंसंट्रेट करना शुरू किया, उसे यूज करके एक पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट करने के लिए। उसे ऐसा करते देख क्रिएचर खुद उस पर झपटा, आदमी को रोकने के लिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तब तक की और वो चीज चार्ज कर चुका था, तो उसने अपनी खुद की मुट्ठी घुमाई और जैसे ही दोनों साइड्स टकराने वाली थी,
कुछ अजीब होने लगा। एक ब्राइट ब्लू लाइट दूरी से शूट होकर आई और क्रिएचर की मैसिव आर्म पर लगी। उसे सीधे उसकी बॉडी से फाड़ दिया। इसने ऑब्वियसली कैरेन को चौंका दिया, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर था जिसे वो स्क्रैच भी नहीं कर पाया था। फिर भी किसी तरह वो बस एक हिट में गिर गया, इससे पहले कि वो पूछ पाता कि उसे किसने बचाया। उसने एक फैमिलियर आवाज सुनी जो पूछ रही थी कि क्या उसे चोट लगी है। तो वो लोकेशन की तरफ मुड़ा और उसने हमारे लड़के को जंगल से बाहर आते देखा। हाँ, इस रनडाउन टाउन में ये आखिरी चीज थी जिसे देखने की उसे एक्सपेक्टेशन थी। तो उसने बच्चे से पूछा कि उसने वो फैक्ट उससे छुपाने की वजह क्या थी, और हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस सवाल का जवाब कैसे दे। तो उसने सवाल बदल दिया और इसके बजाय पूछा कि उसने उसकी मदद करके अपना खुद का सीक्रेट क्यों उड़ा दिया, क्योंकि वो बस चलता बन सकता था और किसी को कुछ पता नहीं चलता। कट बैक टू उस टाइम जब हमारा हीरो उस आदमी से बात कर रहा था, जब उसने दूसरों के लिए अपनी जान रिस्क करने की वजह पूछी। आखिर अपनी स्किल्स और नॉलेज के साथ वो आसानी से लग्जरी और कंफर्ट की लाइफ जी सकता था। आदमी ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सही था, लेकिन फिर भी उसकी एक ड्यूटी थी, और एक विजार्ड के तौर पर जो इन पावर्स के साथ पैदा हुआ था, वो मानता था कि उसे अपनी जिंदगी प्राइड के साथ जीनी चाहिए और पावरलेस कॉमन्स को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसने पॉइंट आउट किया कि फ्यूचर में हर विजार्ड जिसके पास वो आएगा, उसकी सेम बिलीव्स नहीं होंगी, क्योंकि सबकी अपनी वैल्यूज है और जीने का अपना तरीका। वापस प्रेजेंट में हमारे हीरो ने वो शब्द याद करके आदमी को वही बात कही कि सबका अपनी जिंदगी जीने का अपना तरीका होता है। म्यूजिक। तभी जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक एक्सप्लोजन से जगह हिल गई और दोनों टाइम पर रास्ते से कूद गए। वेल, क्या पता था, वो डैम चीज उनके सोचे से भी टफ थी। तो कैरेन ने बच्चे को भागने को कहा, क्योंकि वो चीज ऐसे लेवल पर थी जिसे दोनों में से कोई हैंडल नहीं कर सकता, और उसे कहा कि वो विलेजर्स को बताएं कि उसने यहां क्या देखा और उनसे कहे कि एक नोबल को बुलाएं, क्योंकि सिर्फ उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वैसी चीज को रोक सके। जहां तक उसकी बात है, वो उसे जितना टाइम हो सके उतना टाइम दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि उसने कूल दिखने के लिए वो सारी हीरोइक बातें कही थी, फिर भी उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उसे ज्यादा देर रोक पाएगा। तो उसका प्लान वही था, उस मॉन्स्टर को अपनी बॉडी के साथ उड़ा दे और उम्मीद करे कि उसे रोकने के लिए इतना काफी हो। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए उसने बच्चे को कहते सुना कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। कंफ्यूज्ड आदमी ने पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, आदमी को तभी रियलाइज हुआ कि उसके सामने वाला बच्चा अपने लास्ट अटैक में होल्ड बैक कर रहा था, और इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहाड़ों में छुपा एक यंग नाइट एक ऐसे मॉन्स्टर को गिराने में इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, जिसके खिलाफ जाने से पहले कई नोबल्स भी 2 बार सोचेंगे। और उस मोमेंट वेटरन नाइट काउंट के थॉट्स रेस करने लगे, ये देखने के बाद कि बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि जो वो देख रहा था वो किसी फॉरगॉटन विलेज में कोई रैंडम एनकाउंटर नहीं था। नहीं, ये किसी यंग नाइट का रेकलेस ब्रेवाडो था जो नोबल से भागा हो। जो उसके सामने खड़ा था वो किसी ग्रेट चीज की शुरुआत थी, एक बनता हुआ विजार्ड जिसे आइडिया नहीं था कि वो कितना आगे जाएगा, क्योंकि वो विजार्ड्स की दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए डेस्टिन था। मैं आमतौर पर यह नहीं कहता, लेकिन और कौन सोचता है कि ये पीक है? इसे पढ़कर ही मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। वेल, एनीवे, बच्चा पूरी चीज को लेकर रियली एक्साइटेड था, क्योंकि इस दिन से पहले उसे कभी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला था। तो वो अपनी पावर की लिमिट जानने के लिए क्यूरियस था। लेकिन कैरेन उसे उस क्रिएचर को अकेले लेने देने का प्लान नहीं बना रहा था, क्योंकि वो चीज कोई मजाक नहीं थी। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, क्रिएचर के मैसिव क्लॉज ऑलरेडी उसके चेहरे के बगल में थे।
और जैसे ही वो पेस्ट बनने वाला था, हमारे लड़के ने अपने एक और पत्थर से उस चीज को स्मैश कर दिया। उस मोमेंट कैरन को रियलाइज हुआ कि वो अभी कुछ नहीं, बस डेड वेट है। क्योंकि अगर अभी बच्चे ने उस चीज को रोका न होता तो वो अपने खुद के खून के पूल में पड़ा होता। तो एंड में उसने डिसाइड किया कि बस पीछे हट जाए और बच्चे के रास्ते में ना आए और देखे कि वो बच्चा क्या कर सकता है। जहां तक ट्यूरॉन की बात है, उसने पूरे सिचुएशन में कुछ ऑफ नोटिस किया, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर पर कितनी भी बार अटैक करे, उसे फील हो रहा था कि वो उसे कोई डैमेज नहीं दे रहा। तभी उसने कैरेन की आवाज सुनी जो उसे बता रही थी कि वो रैत को फिजिकल अटैक से नहीं मार सकता। सरप्राइज्ड, बच्चे ने पूछा कि अगर ऐसा है तो उसे क्या करना चाहिए, और उसने आदमी को कहते सुना कि इसके बजाय फायर यूज करे। हमारे लड़के ने जैसा कहा वैसा किया और क्रिएचर के शोल्डर्स पर फायर क्रिएट की, उसे रोकने की कोशिश करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो चीज आगे बढ़ती रही। पूरा सीन देखकर कारण वंडर किए बिना नहीं रह सका कि क्या हो रहा है, क्योंकि रैत से कैसे डील करें ये विजार्ड्स के बीच बेसिक नॉलेज है। लेकिन किसी वजह से ये बच्चा ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और फिर उसे फाइनली हिट किया और उसने रियलाइज किया कि ट्रॉन ही वो था जिसने इस क्रिएचर को मारा और उसे अकेला छोड़ दिया, और वो रैत बन गया। जिसका मतलब होगा कि उसके सामने वाला बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कभी मना एब्जॉर्ब नहीं किया, जो बस एब्सर्ड था। क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसके कभी मॉन्स्टर से मना एब्जॉर्ब न किया हो, इतना पावरफुल मैजिक कैसे पजेस कर सकता है। लेकिन चूंकि खड़े होकर सोचने का टाइम नहीं था, तो वो बच्चे के लिए चिल्लाया कि अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाए और फिर उस चीज को मॉन्स्टर की तरफ फेंक दे। ये सुनकर ट्रॉन काम पर लग गया, लेकिन काको श्योर नहीं था कि ये काम करेगा, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पर फायर क्रिएट करना आसान है, लेकिन अपने हाथ में उसे मैनिफेस्ट करना पूरी तरह अलग चीज है। क्योंकि किसी एलिमेंट को कंट्रोल करने में सालों की ट्रेनिंग और कंट्रोल लगता है। हाँ ना, हमारे लड़के को इनमें से कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि पहली कोशिश में ही न सिर्फ उसने अपने हाथ में फायर समन की, बल्कि परफेक्टली की। और फिर बूम, उसने वो चीज हर्ल की और सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर ब्लो कर दी, और अटैक सुपर इफेक्टिव साबित हुआ, क्योंकि क्रिएचर एग्नी में तड़पने लगा और पता ही नहीं चला कब वो चीज फायर बुझाने के लिए जमीन पर लौटने लगी। क्रिएचर क्या करने की कोशिश कर रहा है ये रियलाइज करके कैरेन बच्चे के लिए चिल्लाया कि अपना मना उस फायर में डालता रहे ताकि वो बुझे नहीं, क्योंकि उसे उस क्रिएचर की हर चीज जलानी थी, ये शोर करने के लिए कि वो वापस ना आए। जल्द ही पूरी जगह साइलेंट हो गई, सिर्फ क्रिएचर की जली हुई बॉडी से क्रैकलिंग की आवाजें आ रही थी। जहां तक किरण की बात है, वो आदमी पूरे सीन को डिसबिलीफ में घूर रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक रूकी शेफर्ड ने एक ऐसे मॉन्स्टर को सोलो कर दिया जिससे डील करने में एक नोबल को भी ट्रबल होती। जहां तक बच्चे की बात है, वो कैजुअली आदमी की तरफ मुड़ा जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो, और पूछा कि क्या अब यहां काम खत्म हो गया। अपने थॉट से बाहर निकलकर उसने बच्चे को बताया कि अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पूरा करना बाकी है, और वो था उस क्रिएचर का मना एब्जॉर्ब करना, वरना चांस था कि वो फिर से जिंदा हो जाए। लेकिन चूंकि हमारे हीरो को आइडिया नहीं था कि ये कैसे करते हैं, तो उसने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि इमेजिन करे जैसे वो कुछ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो हमारे लड़के ने वैसा ही किया, और ज्यादा देर नहीं हुई कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से एक ग्रीन मिस्ट निकलने लगी और हमारे लड़के की हथेली से होते हुए उसके अंदर जाने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ, उसने अपनी वेंस में पावर का एक सडन सर्ज फील किया, और ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। जहां तक किरण की बात है, बच्चे का एक्सप्रेशन देखकर वो श्योर था कि ये उसका पहली बार मना एब्जॉर्ब करना था,
और अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे बिलीव करने में हार्ड टाइम हो रहा था। और सब कुछ जोड़ने के बाद वो एक रियलाइजेशन पर आया। तो कंफर्म करने के लिए उसने बच्चे को बुलाया और थोड़ा सिर झुकाकर पूछा कि वो किस नोबल हाउस से बिलोंग करता है। पहले तो बच्चे को आइडिया नहीं था कि आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुंह खोला और आदमी को बताया कि अगर वो जल्द ही अपनी बाह के उस घाव के बारे में कुछ नहीं करेगा तो वो ब्लीड आउट हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड, और दोनों वापस थे का पूरी तरह बैंडेज में, और वो अभी भी कन्विंस था कि हमारा हीरो एक नोबल फैमिली से है जो इस जगह पर पीसफुली रहने के लिए छुपा है। तो उसने अपनी पहले की रूडनेस के लिए माफी मांगी और उसे इस सारी ट्रबल में डालने के लिए। तब तक हमारा लड़का सच में एनॉय हो रहा था कि आदमी उसे कैसे एड्रेस कर रहा था। तो उसने आदमी को याद दिलाया कि उसे किसी नोबल की तरह ट्रीट न करे क्योंकि वो कोई एस्टीम्ड वगैरह नहीं है, और सजेस्ट किया कि वो उसे शेफर्ड बॉय बुलाने पर ही स्टिक करे। आदमी ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी वो क्यूरियस था कि उसके जैसा विजार्ड इस रनडाउन फार्म पर अपने दिन क्यों वेस्ट कर रहा है। इस बार हमारे हीरो ने क्लीन आने का डिसाइड किया और आदमी को बताया कि कैसे ये उसकी मां की रिक्वेस्ट थी, ठीक उस मोमेंट तक जब तक वो मरी नहीं। काउर समझ नहीं पाया कि वो ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करेगी। तो उसने बच्चे से पूछा। हमारे लड़के ने आदमी को वही बात बताई जो उसने उसे इतने सालों पहले बताई थी कि कैसे विजार्ड्स नोबल्स के लिए मेयर टूल्स के अलावा कुछ नहीं है जो उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो उन्हें साइड में फेंक देते हैं। सरप्राइजिंगली आदमी उस व्यू से एग्री किया और कमेंट किया कि उसकी मां एक वाइज पर्सन थी। इसने बच्चे को सरप्राइज किया क्योंकि वो कुछ ऐसा सुनने की एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी मां एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट थी। तो कौन ने बच्चे को बताया कि उसकी मां पूरी तरह गलत नहीं थी। उसने एक्सप्लेन किया कि विजार्ड्स के पास ग्रेट पावर होती है, लेकिन वो हमेशा अच्छी चीज नहीं होती क्योंकि उस तरह की पावर इनएविटेबली कॉन्फ्लिक्ट लाती है। उसने बच्चे को एक जंग के बारे में बताया जो 20 कुछ साल पहले लड़ी गई थी, दो ग्रेट नोबल हाउसेस के बीच। एक हाउस ऑफ अरेबियन जिसे वो सर्व करता था, और दूसरा ग्रेट हाउस ऑफ जार। और उस जंग ने कई महान लोगों की जानें ली। उस जंग में हाउस ऑफ अरेबॉन की तरफ से 3000 नाइट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उन 3000 में से लगभग 1/3 नंबर मर गया। और जैसा कि पता चला उसके करीब हर कोई उस 1/3 में था। उन लोगों में से एक था उसका दोस्त डेनर, जिसका सपना था कि जंग खत्म होने के बाद सिटी में एक शॉप खोले, उसका टीचर हार्टमैन, और यहां तक कि उसकी प्यारी वाइफ और बेटा भी। हर एक को हाउस जहार ने मासेकर कर दिया। यही वजह थी कि वो उसकी मां के डिसीजन से एग्री करता है, क्योंकि एक नाइट की लाइफ कॉमन से भी ज्यादा आसानी से और ज्यादा मीनिंगलेसली गायब हो सकती है। लेकिन एक चीज थी जिसमें वो गलत थी, और वो था उसका एप्टीट्यूड। ये शायद पहली बार था जब उसने ये वर्ड सुना भी था। तो उसने आदमी से पूछा कि वो क्या था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बच्चा एक प्रोडिजी था, और हालांकि ये एडमिट करने में उसे शर्म आ रही थी कि वो खुद सालों के एक्सपीरियंस वाला नाइट उसके जैसे रूकी से आउट क्लास हो गया। उसने बच्चे को बताया कि उसका पोटेंशियल किसी मेयर नाइट का नहीं था, वो मिनिमम एक नोबल के लेवल पर था, और फिर भी एप्टीट्यूड में अपर टियर में। कंफ्यूज्ड बच्चे ने पूछा कि ऐसा कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसे श्योर था कि उसका बाप बस एक नाइट था। कौन ने एक्सप्लेन किया कि कुछ रेयर केसेस में यह पॉसिबल है कि नोबल्स के बीच एक नाइट से भी बदतर बच्चा पैदा हो जाए, या इसका उल्टा, नाइट्स के बीच एक पावरफुल नोबल क्लास बच्चा पैदा हो सकता है। जब वो बोल चुका तो वो जाने के लिए उठा, लेकिन निकलने से पहले उसने हमारे लड़के को सजेस्ट किया कि वो इस रनडाउन होम में पूरी जिंदगी बिताने के अपने डिसीजन पर रिकंसीडर करे। इसके बजाय
उसने उसे दुनिया में बाहर जाने को कहा। और जब हमारे हीरो ने पूछा क्यों, तो किरॉन ने जवाब दिया, इस दुनिया को और नोबल्स और नाइट्स की डेस्परेट नीड है। और वजह यह थी कि इंसान अभी भी इस दुनिया के कंप्लीट मास्टर्स नहीं है। पता चला कई मिलेनिया पहले इंसान अकेली रेस नहीं थे जो इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती थी। और भी थे, लेकिन कुछ करने की वजह से उन्हें पनिश किया गया और बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन वो पूरी तरह एनिहिलेट नहीं हुए थे। और उन रेसेस में से जो बचा है वो लगातार इस दुनिया पर वॉच रख रहा है, फिर से उठने के चांस का वेट कर रहा है। और अब इन टाइम्स में जब नोबल्स जो अपना पर्पस भूल चुके हैं आपस में लड़ने में बिजी है, बैलेंस टूटना शुरू हो रहा है। और यही एग्जैक्टली वजह है कि इस एज को उसके जैसे स्ट्रांग और काइंड नोबल्स की डेस्परेट नीड है। ये बस एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो खुद एक शेफर्ड की तरह जीने से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, बच्चा जानता था कि आदमी गलत नहीं था। तो उसने पूछा कि अगर वो इस पहाड़ को छोड़ने का डिसाइड करे तो उसे क्या मिलेगा। का के पास उस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंडलेस थी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, उसने बच्चे से कहा कि खुद से पूछे कि वो सच में क्या डिजायर करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वेल्थ, फेम, अथॉरिटी, फैमिली, या यहां तक कि फ्रेंडशिप। या शायद वो उसके जैसे एक सिंपल वांडरर बनना चाहता है जो अननोन में वेंचर करता है और लोगों को थ्रेट करने वाले मॉन्स्टर्स को घूम घूम कर डिस्ट्रॉय करता है। जिसके बाद वो मुड़ा बच्चे को बताते हुए कि वो जो कहा उस पर सोचे, क्योंकि उसके पास एक ग्रेट हाउस में एडॉप्ट होने का पोटेंशियल है और पावर के पाथ पर चलने का। जैसे ही वो जाने वाला था उसने हमारे लड़के की आवाज सुनी जो उसे रुकने को कह रही थी। पता चला हमारा लड़का उसकी बात से एग्री करता है, क्योंकि वो अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था और पूरा दिन भेड़े हर्ट करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ चाहता था। उसके ऊपर उससे मिलने के बाद वो बाहर की दुनिया को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था और उसे अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता था। एक स्माइल के साथ कैरेन ने बच्चे को बताया कि उसने सही कॉल की और उसे अश्योर किया कि वो उसे हर तरीके से सपोर्ट करने वाला है। लेकिन पहले वो उसकी ब्लडलाइन एबिलिटी के बारे में जानना चाहता था। लेकिन फिर भी हमारे लड़के को क्लू नहीं था कि वो क्या थी। कैरेन ने माफी मांगी और एक्सप्लेन किया कि ये कुछ स्पेशल था जिसे एक नोबल जम पर अवेकन करता है, जैसे एक ट्रेट जो वो अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करता है। और यही एबिलिटी वो चीज है जो एक नोबल को नाइट से अलग सेट करती है। उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई स्पेल है जो अनयूजुअली इजी फील होता हो कास्ट करने में, या कोई आउटस्टैंडिंग एबिलिटी जो उसे मैजिक यूज किए बिना आती हो। चूंकि हमारा हीरो नॉर्मल इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसने पूछा कि क्या वो हो सकता है, लेकिन जवाब ना था, क्योंकि सिर्फ मना होने से ही विजार्ड की फिजिकल एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारे लड़के ने उसे अपनी अनयूजुअली शार्प सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताया और मैजिक से पत्थर कंट्रोल करने की अपनी एबिलिटी के बारे में भी। हां, किरॉन को उस पर ज्यादा श्योर नहीं था। जहां तक पत्थर फेंकने की बात है, वो काफी कॉमन ट्रेट था, तो उसे ब्लडलाइन एबिलिटी मानना मुश्किल था। तो उसने बच्चे से कंटिन्यू करने को कहा और बताया कि वो और क्या कर सकता है। हां, जब तक वो खत्म हुआ उसने नोटिस किया कि किसी वजह से किरैन का एक्सप्रेशन बदल रहा था। तो उसने पूछा कि सब ठीक है। पता चला सब ठीक नहीं था, क्योंकि उसे फाइनली फिगर आउट हो गया था कि उसकी एबिलिटी किस हाउस के सबसे करीब है। ग्रेट हाउस, जिसे परसुअर्स या हंटर्स कहा जाता है। नामज़ार, वही हाउस जिसने उसकी वाइफ और बच्चे को मारा था। बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और ये फैक्ट कि आदमी अचानक ग्लूमी दिखने लगा, ये रियलाइज करके कि वो दुश्मन फैमिली से बिलोंग करता है, इसने इसे और बुरा बना दिया। लेकिन वो ये भी जानता था
कि चुप रहना चीजों को और बुरा बना देगा। तो वो सोच रहा था कि क्या उसे आदमी से उसके साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता, उसने आदमी को अपना नाम पुकारते सुना, और जब उसने जवाब दिया तो आदमी ने बच्चे के कंधे पर थपकी दी, उसे बताया कि वो वैसा फेस न बनाए, क्योंकि जो कुछ भी तब हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो अभी बच्चा है और ये मैटर एडल्ट्स के बीच का है। जहां तक उसकी बात है, वो नहीं मानता कि खून से खून धोने से कुछ सॉल्व होगा। इसके उलट इससे सिर्फ और ब्लडशेड होगा। हमारे लड़के ने आदमी से पूछा कि क्या उसे अब अपने डिसीजन पर रिग्रेट है, लेकिन कोर को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो हमारे लड़के ने जवाब दिया, कहा कि उसका डिसीजन उसे पहाड़ी से नीचे जाने और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में बताना। आदमी एग्री किया कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो इनएविटेबली ज़ार फैमिली ज्वाइन कर लेगा। आखिर उसके जैसा प्रोडिजी एक जनरेशन में एक बार ही अपीयर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके कैरेक्टर पर ट्रस्ट करता है। उसने बच्चे को याद दिलाया कि उसने उसकी लाइफ बचाई, और यहां तक कि उसके सामने अपना सीक्रेट रिवील करने का सब कुछ रिस्क किया। तो वो मानता था कि वो एक अच्छा बच्चा है, इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो ज़ार फैमिली ज्वाइन करे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर उसके जैसा कोई उसमें हाई पोजीशन पर पहुंचा तो शायद वो एक और टेरिबल जंग होने से रोकने में हेल्प कर सके। फिर भी कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो श्योर तरीके से बताने का कोई तरीका नहीं था कि वो ज़ार फैमिली ज्वाइन करेगा या नहीं। तभी हमारे हीरो ने आदमी को रुकने को कहा, और जब वो मुड़ा तो उसने बच्चे को कहते सुना कि वो अब पहले से भी ज्यादा डिटरमाइन है इस पहाड़ से नीचे जाने और अपना नया पर्पस ढूंढने के लिए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका ख्याल रखना था, जो थी उसकी इंजरीज के हील होने का वेट करना। मतलब उनमें से कोई कहीं नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वो वापस घर में थे। बूढ़ा आदमी हमारे हीरो को मैजिक की कुछ बेसिक सिखा रहा था। उसने लड़के को बताया, मना एक मेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई अपनी बॉडी में जितना मना स्टोर कर सकता है वो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। उसने बच्चे को बताया कि मैजिक की डिफिकल्टी या स्पेल कास्ट करना लार्जली 3 फैक्टर से डिसाइड होता है। पहला ब्लड लाइन, दूसरा एफिनिटी और तीसरा कॉजैलिटी। पहला वाला सबके लिए प्रिटी मच फिक्स्ड है, क्योंकि एक मेज इसके साथ पैदा होता है, और ये सिर्फ नोबल्स में प्रेजेंट है, नाइट्स में नहीं। ब्लड लाइन को और एक्सप्लेन करने के लिए उसने उसे अपना आर्म दिखाया और पूछा कि उसके लिए इस तरह का घाव हील करना कितना इजी था। और हमारे लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल भी इजी नहीं। तो उसने उसे साउथ की राइस्टा ब्लड लाइन के बारे में बताया, जिसकी ब्लड लाइन उन्हें बिना किसी ट्रेनिंग या एफर्ट के ऐसा कुछ हील करने देती है। तो यही है ब्लड लाइन की पावर। वो पार्ट समझने के बाद उसने एफिनिटी के बारे में पूछा, बच्चे को समझाने में आसान बनाने के लिए। उसने उसे याद दिलाया कि जब वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो उसने वो फायरबॉल बिना किसी एफर्ट के मैनिफेस्ट कर दी थी। ये इसलिए था क्योंकि फायर अटैक्स के लिए उसकी मैजिक एफिनिटी हाई थी। जहां तक आखिरी चीज की बात है, जो थी कॉजैलिटी, ये उसके लिए भी एक्सप्लेन करना मुश्किल था, क्योंकि वो खुद इसे पूरी तरह समझता नहीं था। तो उसने बच्चे से एक सवाल पूछा, अगर वो किसी को मना यूज करके डिलीट करने की कोशिश करे तो उसे क्या लगता है क्या होगा? और बच्चे ने जवाब दिया कि उसके हाथ से कुछ लाइट चमकेगी, और बस इतना ही। आदमी ने उसे बताया कि यही एग्जैक्टली इश्यू है, क्योंकि सिर्फ कुछ होने की चाहत रखने से वो होता नहीं है। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो एक्चुअली उसे कॉज करे। अगर कोई कॉज नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं है, और तुम जो चीज करने की कोशिश कर रहे हो वो जितनी बड़ी होगी उसे उतना ही प्रॉपर कॉज चाहिए। बच्चे ने एक सेकंड के लिए सोचा और कहा कि उसे लगता है वो कॉजैलिटी थोड़ी समझ गया है। अब अगर वो किसी को मारना चाहे
तो वो सिर्फ मना बंद करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मरकर गिर जाए। उसे एक एक्चुअल कॉज चाहिए होगा, कुछ ऐसा जो डेथ की तरफ ले जाए, जैसे फ्लेम्स क्रिएट करना और उन फ्लेम्स को यूज करके उन्हें मारना, क्योंकि फायर क्रिएट करना और शूट करके किसी पर अटैक करना ज्यादा नेचुरल है। हाँ, श्योर नहीं कि तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया, लेकिन कॉजैलिटी ऐसे ही काम करती है। मैजिक यूज करके कुछ क्रिएट करो, जैसे फायर या लाइटनिंग, जो ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सके। और नहीं, ये फैक्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन से डील करने के लिए नहीं था, बल्कि मैजिकल बीस्ट के लिए, क्योंकि सिंपल वर्ड मैजिक इंसानों के अगेंस्ट आसानी से काम कर सकता है। तो हमारे हीरो ने आदमी से पूछा कि कैसे उसका वर्ड मैजिक उसकी भेड़ों के अगेंस्ट काम करता है, जब भी वो उन्हें गैदर करना चाहता है या उन्हें ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन मैजिकल बीस्ट पर नहीं। आदमी ने जवाब दिया कि ये इसलिए था क्योंकि उन चीजों में मना होता है जो नॉर्मल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। जब वो बच्चे को ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका, तो उसने आदमी से उसकी स्पेशल ब्लड लाइन के बारे में पूछा और उसके साथ किस तरह के ट्रेट्स आते हैं। खॉन ने जवाब दिया कि जिर ब्लड लाइन स्टेल्थ और ट्रैकिंग में एक्सेप्शनल थी, और बच्चे से कहा कि वो खुद ट्राई करके देखे। हमारे लड़के ने आंखें बंद की और खुद से कहा कि इनविजिबल हो जाए, ऐसे कि कोई उसे देख न सके, स्मेल न कर सके या उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट न कर सके। जैसे ही उसने सोचा, उसकी बॉडी व्हाइट मिस्ट से कवर होने लगी और कुछ सेकंड में बच्चा कमरे से पूरी तरह गायब हो गया। हालांकि आदमी खुश था कि बच्चे ने पहली कोशिश में ही ये कर दिखाया, फिर भी उसे थोड़ा डर लगा, रियलाइज करके कि ये लड़का सच में कितना पावरफुल है। उसके ऊपर इस स्किल ने उस टाइम की कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज वापस ला दी। जहां तक हमारे हीरो की बात है, उसने स्पेल अंडू किया और फिर से विजिबल हो गया, और आदमी को कमेंट करते सुना कि किसी को ये स्किल यूज करते देखे उसे काफी टाइम हो गया था, और ये उतनी ही फ्राइटनिंग थी जितनी तब थी। पता चला बैक इन द डे ये वो एक एबिलिटी थी जिससे हर अरेबियन नाइट डरता था। लेकिन उसने बच्चे को वार्न किया कि इस पर ज्यादा रिलाई न करे, क्योंकि ये उसे इनविंसिबल नहीं बनाएगी। तो उसे सिचुएशन पढ़नी होगी और उसके हिसाब से एक्ट करना होगा। लेकिन टॉपिक बदलते हुए वो उसे कुछ मैजिक ट्रेनिंग मेथड सिखाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन हमारे लड़के ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि दुश्मन फैमिली के मेज को इतनी सारी चीजें सिखाना अच्छा आइडिया है। आदमी ने उसे याद दिलाया जो उसने पहले कहा था। उसने उसकी लाइफ बचाई, और यहां तक कि उसके घावों का इलाज भी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो उसके कैरेक्टर पर ट्रस्ट करता है। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है एक अगली लुकिंग आदमी पर जो कुछ न्यूज सुनकर शॉक था। पता चला ये आदमी नया टाउन एल्डर है, और हमारा लड़का उसके पास अपनी सारी भेड़ें बेचने आया था। और आदमी खुश नहीं था कि बच्चे ने उनसे कंसल्ट किए बिना ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया। लेकिन हमारे हीरो को उनसे कंसल्ट करने की रत्ती भर परवाह नहीं थी। तो उसने आदमी को कहा कि उसका टाइम वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करता है ये उनका कंसर्न नहीं है। वो टाउन आने की इकलौती वजह ये थी कि उसे अपनी भेड़ें बेचनी थी। लेकिन अगर वो उसे अच्छी डील देने को तैयार नहीं थे, तो वो उन सबको जंगल में छोड़ देगा। और पूछा कि क्या वो सच में ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उसे श्योर था कि वो मुट्ठी भर भेड़ों के लिए उस खतरनाक जगह में नहीं जाना चाहेंगे। हां, बूढ़े आदमी को पता था कि बच्चा इस बारे में सही था। वहां छुपे उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि कुछ भेड़ों के पीछे ऐसे जाए। तो एंड में वो बच्चे को अच्छा अमाउंट देने के लिए एग्री हो गया। कुछ देर बाद वो बूढ़े आदमी किरान के साथ टाउन से बाहर निकलता दिखा। तभी उसे याद आया कि उन लोगों ने अभी तक कैरेन को उस मॉन्स्टर के लिए रिवॉर्ड मनी नहीं दी थी जिसे उसने मारा था, और ऑफर किया कि वो वापस जाकर उसके लिए ले आए। लेकिन आदमी ने उसे कहा कि इस पर पसीना न बहाए, क्योंकि उसका कुछ भी रिसीव करने का कोई इरादा नहीं था।
और उससे भी इंपॉर्टेंट, वो मॉन्स्टर बच्चे ने मारा था, उसने नहीं। इसके साथ वो रोड में एक फोर्क पर पहुंचे, वो जगह जहां दोनों को अलग होना था। और वजह ये थी क्योंकि बूढ़े आदमी ने बच्चे की जर्नी पर साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अपने काम थे जिन्हें टेक केयर करना था। लेकिन हमारे लड़के ने कंप्लेन नहीं की और आदमी को उसके लिए सब कुछ करने के लिए थैंक किया। और इसके साथ दोनों ने एक आखिरी विश के साथ अपना फेयरवेल कहा कि एक दिन वो फिर से मिलेंगे, उन्हीं स्माइलिंग फेसेस के साथ। और ऐसे बच्चा वहां खड़ा रहा, किरण को साइलेंस में दूरी में जाते हुए देखता रहा। और उस मोमेंट उसे फाइनली कुछ रियलाइज हुआ, वजह कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो बूढ़ा नाइट उससे फॉर्मली बात करे। हालांकि उसे अपनी मां से अपनी लाइफ में कभी अफेक्शन की कमी नहीं रही। डीप डाउन लड़का सीक्रेटली एक फादर फिगर के लिए तरस रहा था, कोई जो उसके लिए रोल मॉडल बन सके कि उसे किस तरह का आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। और शायद कैरेन ही वो रोल मॉडल था जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा था। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है एक डेजर्ट में, जहां एक अकेला फिगर ड्यून्स के पार अपना रास्ता बनाता दिखा। और वो फिगर कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का था, जो चलते चलते कुछ लोगों से टकराया जो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स लग रहे थे, जो गांव गांव जाकर आइटम्स खरीदते बेचते थे। तो वो आदमियों के लिए रुका ताकि उनसे डायरेक्शंस पूछ सके। आदमी खुद सरप्राइज थे किसी को अपना रास्ता ब्लॉक करते देखकर। तो उन्होंने उसकी आइडेंटिटी पूछी, जिस पर लड़के ने उन्हें बताया कि वो एक ट्रैवलर है, और पूछा कि क्या वो उसे नियरेस्ट सिटी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। आदमियों ने बच्चे को बताया कि वो जिस रोड से आए हैं उसे फॉलो करता रहे और वो मरे नाम के एक सिटी पहुंच जाएगा। हमारे लड़के ने आदमियों को थैंक किया और जाने को तैयार हुआ, लेकिन उनमें से एक ने अचानक उसे रुकने को कहा और उसे वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपेंसेशन मांगा। हां, हमारे लड़के को हंच था कि ये किधर जा रहा है, लेकिन उसने फिर भी आदमी से पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। यप, ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। आदमियों ने अपने ब्लेड्स निकाल लिए, बच्चे को कहा कि वो बैग उतार दे। अपेरेंटली ये लोग कोई ऑर्डिनरी मर्चेंट्स नहीं है, वो पार्ट टाइम बैंडिट्स भी हैं जो हमारे हीरो जैसे अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स को लूटते हैं। जहां तक उनके लीडर की बात है, उसने बच्चे को याद दिलाया कि इस वेस्टलैंड में अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सजेस्ट किया कि वो जो कुछ भी उसके पास है वो हैंड ओवर कर दे। उसके बाद उसने बच्चे को कहा कि वो बैग और वो क्लोक उतार दे जो वो पहन रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो चीजें उसके खून से दागदार हो जाएं। हां ना, हमारे हीरो ने बस उन फूल से पूछा कि अगर वो मना कर दे तो वो क्या करेंगे। आदमी ने बच्चे को कहा कि किसी पावरफुल विजार्ड की तरह एक्ट करना बंद करे और जैसा कहा जा रहा है वैसा करे जब तक वो प्यार से पूछ रहे हैं। जैसे ही उसने वो शब्द कहे, हवा का एक पावरफुल झोंका फूटा जिसने उन सबको जमीन से उड़ा दिया। हमारे हीरो तो बस इन फूल्स को ट्रेनिंग डमीज की तरह सोच रहा था, किरण से मिली नॉलेज टेस्ट करने के लिए। और आदमी सही था, अपनी पावर्स इस तरह यूज करने से कहीं कम मना लगता था। जहां तक आदमियों की बात है, वो अभी भी जिंदा थे, तो वो ये देखने के लिए वापस उठने लगे कि हुआ क्या। हमारे लड़के का अभी काम खत्म नहीं हुआ था, अब टाइम था कुछ वाटर बेंडिंग का। अपनी पावर्स यूज करके उसने उस लिक्विड को एक पियर्सिंग वेपन में बदल दिया। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई। और उसका पहला टारगेट वो बकटूथ फूल था जो कुछ पल पहले बहुत हाई एंड माइटी बन रहा था। नेक्स्ट पैनल, बूम। यप, ये ऑफिशियली अब मेरी टॉप 10 फेवरेट स्टोरीज में है। ये बच्चा मजाक नहीं कर रहा। उस फूल से डील करने के बाद वो मेन आदमी की तरफ मुड़ा, जो हमारे लड़के से अपनी लाइफ बख्शने की भीख मांगने लगा। लेकिन रियलिटी में वो बस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि उसके दोस्त उसे सरप्राइज से पकड़ सकें।
जैसे कोई पैथेटिक ट्रिक उस पर काम करने वाली थी। उसने बस अपना पैर उठाया और कबूम। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उन फूल्स का क्या हुआ ये बताने की जरूरत है। जहां तक आखिरी वाले की बात है, वो अपने सामने का हॉरिफिक सीन डिसबिलीफ में देख रहा था। प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। इतना यंग बच्चा इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे हीरो को आदमी को खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी, तो उसने पहले उससे थोड़ा सवाल जवाब करने का डिसाइड किया। और उसका पहला सवाल था कि उन्होंने बिना प्लान के उस पर अटैक क्यों किया। आखिर वो एक अकेला ट्रैवलर है, तो बहुत हाई चांस था कि वो एक विजार हो सकता है जो अकेले ट्रैवल करना चुनता है। और जवाब एक अजीब सा था। जैसे आदमी ने बच्चे को बताया कि ये इसलिए था क्योंकि वो उनके पास आते हुए अपना सिर झुकाया था। इस पर हमारे हीरो ने आदमी को थैंक किया क्योंकि उसने उसे आज एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। और इसने आदमी के चेहरे पर स्माइल आ दी। जैसे उसने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो जा सकता है। हाँ, जैसे ऐसा होने वाला था। और उसने अपने सिर के ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट होवर करती देखी। स्टोरी कट बैक होती है उस टाइम पर जब किरण उसे उनकी जर्नी से पहले इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा था। उसे बता रहा था कि वो हर तरह के लोगों से मिलेगा और वो कभी बैंडिट्स जैसे स्कम या उस तरह के लोगों पर मर्सी नहीं दिखा सकता जो प्रॉफिट के लिए दूसरों को हार्म करने में हिचकिचाते नहीं। और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पीटी में छोड़ी गई एक लाइफ 10 अच्छे लोगों को हार्म कर सकती है। और मैं उस लाइन से और एग्री नहीं कर सकता। किरॉन एक वाइज मैन है। कुछ देर बाद ट्रॉन उस रोड को फॉलो करता दिखा, उन मर्चेंट्स की कार्ट के ड्रैग मार्क्स के साथ जिसे वो खींच रहे थे, लेकिन वो साफ व्हील ट्रैक्स जो रेत को काट रहे थे। उन्होंने ट्रॉन के दिमाग में एक थॉट गहराई से गाड़ दिया। उसने अभी अभी कुछ लोगों को बिना रिमोर्स के एक ट्रेस के खत्म कर दिया। हालांकि उसे गिल्टी फील हुआ। वो ये भी जानता था कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कियोरा ने कहा था। जो लोग प्रॉफिट के लिए लूटने और मारने का डिसीजन बिना हिचकिचाहट के ले सकते हैं, वो अगर बख्श दिए जाएं तो किसी भी मौके पर दूसरों को टारगेट करेंगे। जैसे जैसे वो व्हील ट्रैक्स धीरे धीरे फेड हुए, टर्न का क्योटिक हार्ट धीरे धीरे सेटल हुआ। जब उसने किरॉन की टीचिंग्स रिकॉल की और फिर वो फाइनली एक नई दुनिया में पहुंचा और अपने सामने म्यूरी नाम के छोटे सिटी के व्यू से हैरान रह गया। कुछ देर बाद वो उस जगह पर घूम रहा था, अभी भी हैरान था ये देखकर कि एक जगह पर कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये तो छोड़ो, इस जगह का आर्किटेक्चर गांव से पूरी तरह अलग था। लेकिन वो सब साइड में, वो जानता था कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकता। तो वो एक स्टॉल पर गया जहां शॉपकीपर ने उसका ग्रीट किया, लेकिन हमारे हीरो ने सिर हिलाया क्योंकि वो कस्टमर नहीं था। उसके बस कुछ सवाल थे, फ्लैशबैक उस दिन का, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो किरण ने बच्चे को सिखाई थी। उनमें से एक ये थी कि नई जगह पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज जो उसे करनी थी वो थी एक इन ढूंढना। बैक इन द प्रेजेंट, आदमी उसे ऑलरेडी भगा रहा था, उसे जाने को कह रहा था क्योंकि वो उसके कस्टमर्स को ब्लॉक कर रहा था। और इसने बच्चे को सरप्राइज किया क्योंकि कुछ पल पहले यही आदमी था जो उसे स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। लेकिन उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि क्या हो रहा है, तो उसने कुछ सेबों की तरफ पॉइंट किया और उनका प्राइस पूछा, जो बहुत स्टूपिड था। ये पहली बार था जब वो उस करेंसी के बारे में सुन रहा था। तो आदमी ने उसे कहा कि बस जो भी कॉइन्स उसके पास है उनसे पे कर दे। तभी हमारे हीरो ने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया और एक इनके बारे में पूछा। और सरप्राइजिंगली इस बार आदमी ने स्माइलिंग फेस के साथ उसे उस सवाल का जवाब दिया। कुछ देर बाद वो एस्टैब्लिशमेंट के बाहर पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वो इन स्टाफ लीना के आमने सामने आ गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
ऐसे और कंटेंट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया।